तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ L एंड 4L आर ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ L in parallel tracks from opposite direction with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively। ये बोल रहा है कि दो ट्रेन है ए एंड बी और वो दोनों ट्रेन किसी टनल से पास हो रहा है। ठीक है, मान लो कोई टनल है, मान लो ये एक टनल है, ओके, और इसी टनल से दोनों ट्रेन पास हो रही है, ओके, और दोनों ट्रेन पैरेलली पास हो रही है। ठीक है ना, मतलब दोनों ट्रेन का डायरेक्शन सेम है। दोनों ट्रेन क्या कर रही है, पैरेलली पास हो रही है, मतलब दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओके। और इस टनल की जो लेंथ है ना, वो टनल का लेंथ इसने दे रखा है कैपिटल एल। टनल का लेंथ इसने दे रखा है कैपिटल एल, ओके। और बोल रहा है कि जो ट्रेन ए है ना, मान लो ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी। ट्रेन ए जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल कर रही है। मतलब ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है वो है 108 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी का जो वेलोसिटी है ना वो कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर, ओके। और ये बोल रहा है कि जो ट्रेन ए का लेंथ है ना, ट्रेन ए का लेंथ है वो एल है और ट्रेन बी का जो लेंथ है, ट्रेन बी का जो लेंथ है वो 4L है। ट्रेन ए का लेंथ एल है, ट्रेन बी का लेंथ 4L है, ओके। और क्वेश्चन में इसने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन L इज इक्वल टू 60 L। क्वेश्चन में दे रखा है कि L इज इक्वल टू 60L, ओके। और एक को बोल रहा है कि जो ट्रेन ए है ना, देखो ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा है 108 किलोमीटर प्रति आवर और ट्रेन बी की स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेन ए पहले क्रॉस कर जाएगी। ट्रेन क्या कर जाएगी, ट्रेन ए इस टनल को पहले क्रॉस कर जाएगी और ट्रेन बी इस टनल को इससे थोड़ा बाद में क्रॉस करेगी, क्योंकि ट्रेन ए का स्पीड ट्रेन बी के स्पीड से ज्यादा है, इसलिए ट्रेन ए इस टनल को पहले क्रॉस कर जाएगी और ट्रेन बी इस टनल को बाद में क्रॉस करेगी। क्वेश्चन में दे रहा है कि इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है ना वो ट्रेन बी से 35 सेकेंड पहले इस टनल को क्रॉस कर जा रही है। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 35 सेकेंड पहले इस टनल को क्रॉस कर जा रही है। तो बताइए इस टनल का लेंथ कितना है, बताइए इस टनल का लेंथ कितनी है। मतलब सीधे सीधे आपको इस टनल का लेंथ एल कैलकुलेट करनी है, ओके। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि ट्रेन ए का स्पीड दे रखी है कितने, तो 108 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन ए का लेंथ दे रखा है, ट्रेन है तो उसकी कुछ लंबाई तो होगी ना, तो ट्रेन ए का लेंथ दे रखा है एल और क्वेश्चन में ट्रेन बी का स्पीड दे रखा है और वो कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी का लेंथ भी दे रखा है 4L। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस टनल का जो लेंथ है ना वो कैपिटल एल है। और एक और डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, और वो ये कि ट्रेन ए जो है ट्रेन बी से 35 सेकेंड पहले इस टनल को क्रॉस कर जा रही है, ओके जी, ओके। क्योंकि ये दोनों ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही हैं और इसमें क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्सेलरेशन का कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये जो ट्रेन है ना दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो ट्रेन है दोनों ए एंड बी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और आप जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं S इज इक्वल टू VT, लगाते हैं ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं S इज इक्वल टू VT, जहाँ पे S क्या है, तो डिस्टेंस है, V इज द वेलोसिटी एंड T इज द टाइम, ओके। क्योंकि ये ट्रेन भी
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए हम इस ट्रेन के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लिखेंगे ट्रेन ए के लिए एस ए इज इक्वल टू बी ए इंटू टी ए, ट्रेन ए के लिए। ओके, यहां से हम टी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कितना हो जाएगी एस ए अपॉन में भी ए हो जाएगा ना जी। ओके, ए से कितना दिया हुआ है बताओ? ए से क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए। तो ट्रेन ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तुम कल्पना करो, ट्रेन ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? क्या कैपिटल एल? ट्रेन ए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी? कैपिटल एल। कैपिटल एल तो नहीं, आपकी आंसर रॉन्ग है। ट्रेन ए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगी ना टू क्रॉस द टनल, वो कैपिटल एल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है ना। ट्रेन जैसे मान लो ये टनल है, ये क्या है? टनल है। हमारे हाथ में दो मार्कर है, चलो एक मैं रेड ले रहा हूँ। चलो ये टनल है, रेड वाला टनल है, और ये ट्रेन है, ठीक है। और ट्रेन का ये वाला हिस्सा, ब्लू वाला हिस्सा क्या है? तो इंजन है, और ये वाला हिस्सा लास्ट बोगी है। ट्रेन का ये वाला ब्लू वाला पार्ट इंजन है, और ये वाला लास्ट बोगी है। तो और ये टनल है, तो ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस टनल का लेंथ एल है, तो क्रॉस कर रही है, लो क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है। लो इंजन तो क्रॉस कर गया, इंजन तो क्रॉस कर गया ना। इंजन यहाँ पर आ गई, टनल के एकदम अदर एंड पर आ गई। लेकिन क्या इंजन क्रॉस करने से ट्रेन क्रॉस कर गई? नहीं ना। इस ट्रेन की लेंथ भी एल है। इस ट्रेन की लेंथ कितना है? स्मॉल एल है। जब ये पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तब ना माना जाएगा कि ट्रेन टनल को क्रॉस कर चुकी है। जब ये पूरी ट्रेन, देखो ये है ट्रेन का इंजन और ये टनल, अब ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। चलो, ट्रेन का इंजन तो टनल के दूसरे एंड पर पहुंच गया, लेकिन क्या ट्रेन पूरी तरह क्रॉस कर गई? नहीं ना, नहीं ना क्रॉस की। अब ट्रेन पूरी तरह कब क्रॉस करेगी? जब ट्रेन का लास्ट बोगी भी क्रॉस कर जाए। चलो, तो ट्रेन क्या करेगी? जाते रहेगी, और लास्ट बोगी क्रॉस कर गई। तो जब तक लास्ट बोगी, ट्रेन का लास्ट बोगी इस टनल को क्रॉस नहीं कर जाएगा, तब तक हम कैसे मानेंगे कि ट्रेन क्रॉस कर चुकी है? तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए जरूरी है कि ट्रेन का लास्ट बोगी इस टनल को क्रॉस कर जाए। तो इंजन जो ट्रेवल करेगा ना, वो कितना करेगा? तो टनल का लेंथ एल के बराबर, और उसके बाद ट्रेन का लास्ट बोगी भी है ना, ट्रेन का लास्ट बोगी भी है। तो ट्रेन को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? टनल का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, टनल का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। देखो, ये हुआ टनल का लेंथ, ये हुआ टनल का लेंथ, रेड वाला मार्कर टनल का लेंथ हुआ। ध्यान से समझो। लो, मैं थोड़ा इन लोगों को दोनों को जोड़ दे रहा हूं। जो रेड वाला मार्कर है टनल का लेंथ है, ठीक है, टनल का लेंथ है। और ट्रेन का इंजन इस टनल के फर्स्ट कॉर्नर पर है, एकदम फर्स्ट एंड पर है। अब इस ट्रेन को, इस टनल को क्रॉस करनी है, तो इस टनल का लेंथ कितना है? कैपिटल एल है। इस टनल का लेंथ कितना है? कैपिटल एल है। और इस ट्रेन का लेंथ कितना है? तो स्मॉल एल है। तो इस ट्रेन को टोटल कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी? एक कैपिटल एल और एक स्मॉल एल। समझ रहे हो ना? ट्रेन, यदि ट्रेन चाहती है कि मैं इस टनल को पूरा क्रॉस कर जाऊं, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। जहां पर कैपिटल एल कितना है? तो टनल का लेंथ है। कैपिटल एल क्या है? तो टनल का लेंथ है, और स्मॉल एल इस ट्रेन ए का लेंथ है। तो ट्रेन ए के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी ना, वो कितना होगी? तो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। ओके, और वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है, जो कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। कितना है? तो 108 किलोमीटर पर आवर। और टाइम किस में दे रखा है? सेकंड में। ओके, और सेकंड टाइम का एसआई यूनिट है, सेकंड टाइम का एसआई यूनिट है। और जो वेलोसिटी है ना, वो एसआई में नहीं है। और हमने तुमको कहा था लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चन बनाते समय एक बात को अवश्य ध्यान रखना कि सारे यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, और टाइम दे रखा है एसआई यूनिट सेकंड में। तो हम ऐसा करते हैं ना, इस वेलोसिटी को भी एसआई में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सारे यूनिट सेम सिस्टम होना चाहिए। तो देखो, जब भी कोई वेलोसिटी तुमको, वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में दिया रहता है ना, किलोमीटर प्रति आवर में दिया रहता है, तो तुम क्या करोगे? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा बताओ?
ये 6 बार में जाएगा ना, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब 108 किलोमीटर पर आवर बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 30 लिख देंगे ना। 108 किलोमीटर पर आवर मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। कैसे हमने किया, जब भी वेलोसिटी या स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमको वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकेंड में मिल जाती है। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं। तो ये आ गई तुम्हारी टीए कितनी आ गई, टीए कितनी आ गई, तो एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल अपॉन में 30 सेकेंड। यूनिट की बात करें सेकेंड। ओके, चलो अब हम ट्रेन बी के लिए फाइंड करते हैं। सेम चीज ट्रेन बी के लिए फाइंड करते हैं। तो ट्रेन बी के लिए लिखेंगे हम एस बी इक्वल टू वी बी इंटू टी बी लिखेंगे ना। यहां से हम फाइंड कर लेंगे टी बी कितना हो जाएगा, एस बी अपॉन में वी बी हो जाएगा ना। एस बी बताओ कितना हो जाएगा, इस बार बताओ एस बी कितना हो जाएगा। तो अगेन ये रहा टनल जिसकी लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, और ये रहा ट्रेन बी, ये रहा ट्रेन बी। और ट्रेन बी शुरू में क्या है, टनल के फर्स्ट एंड पर है, टनल के स्टार्ट एंड पर है, ठीक है ना। और इस ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करना है, ट्रेन बी को इस ट्रेन बी को टनल को क्रॉस करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, बताओ। देखो ये वाला टनल है ना, रेड वाला टनल है, और ये ट्रेन बी है। तो टनल का लेंथ कितना है, तो कैपिटल एल है, और ट्रेन बी का लेंथ कितना है, तो 4L है। टनल का लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, और ट्रेन बी का लेंथ कितना है, तो 4L है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस 4L। तो ट्रेन बी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी ना वो कितना होगी, तो कैपिटल एल प्लस 4L, ठीक है। अपॉन में वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी, जो कितना हो जाएगा बताओ। अभी बोला ना 72 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स चला गया, 18 से 72 4 टाइम्स में गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा ना, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम, क्योंकि कैपिटल एल बराबर दिया गया है क्वेश्चन में कितने, 60L। कैपिटल एल बराबर कितना दिया हुआ है, 60L। हम करेंगे इसको 60L प्लस एल अपॉन में 30, ठीक है। यहां से हमको मिल जाती है 61L अपॉन में 30 सेकेंड। 61L अपॉन में 30 सेकेंड। तो देखो कैपिटल एल बराबर कितना है, तो 60L है, तो लिख देते हैं 60L प्लस 4L अपॉन में 20। ये कितना हो जाएगा टोटल, 64L अपॉन में 20 सेकेंड। ये क्या है, तो टीबी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है तुमको कि TA माइनस टीबी इक्वल टू 35। कैसे, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ट्रेन ए है ना वो ट्रेन बी से 35 सेकेंड पहले क्रॉस कर जा रही है। मतलब TA माइनस टीबी बराबर कितना लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। TA कितना दिया हुआ है, 61L अपॉन में 30, 61L अपॉन में 30, 61L अपॉन में 30। TA दिया हुआ है, टीबी कितना दिया हुआ है, तो 64L अपॉन में 20, 64L अपॉन में 20 बराबर 35 होगा ना, ठीक है होगा। चलो यहां से क्या करते हैं, 30 इंटू 20, ओके, एलसीएम लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, 20L माइनस 1920L अपॉन में 30 इंटू
20। तुम एलसीएम लेके सॉल्व करना, आ जाएगी तुम्हारी भी। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? $700L हो जाएगा ना, 700L अपॉन में 30 × 20। मैं जानबूझ के 30 × 20 ले रहा हूँ कैलकुलेशन को करने के लिए। मुझे पता है कि लास्ट में कैलकुलेशन करनी है, इसलिए मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 35 × 30 × 20 अपॉन में 700। जो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ठीक है ना। और ये 7 × 5 = 35, 5 बार में चला गया तो कितना हो गया? 5 × 15 दूना 30। कितना आ गया? 30। तो एल बराबर कितना आ गया? 30। एल बराबर कितना आ गया? 30 मीटर। एल बराबर कितना आ गया? 30 मीटर। तो स्मॉल एल बराबर कितना आ गया? 30 मीटर। मुझे क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द टनल, मतलब कैपिटल एल निकालिए। ओके, अब मैं देखो थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, उधर जगह है नहीं तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं। ओके, कैपिटल एल बराबर कितना दिया हुआ है? तो 60 इंटू स्मॉल एल दिया हुआ है। ओके, तो मैं लिखूंगा 60 इंटू स्मॉल एल की वैल्यू कितने आया? 30। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 30, ठीक है। और इस तरह से कैपिटल एल बराबर कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। कैपिटल एल बराबर कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ द टनल कितना हो जाएगा? 1800 मीटर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया और पॉइंट बी पर पहुंच गया। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया और पॉइंट बी पर पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट ए पर था ना, मतलब एट टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट कहाँ था? ए पर था। और एट टी इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ना, वो कितना है? तो v इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू ए पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? तो v इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए कहां पहुंच जा रहा है? b पर पहुंच जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए b पर पहुंच जा रहा है और b पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, वो कितना है? तो मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है। b पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड है। और ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में जो समय लिया है ना, वो लिया है, मान लो तुम 3 सेकेंड का समय लिया है। ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में जो समय लिया वो 3 सेकेंड का लिया। एक बार फिर से समझो, कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना प्रारंभ किया और बी पर पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट ए पर था, मतलब एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 था। और ऑब्जेक्ट जब बी पर पहुंच गया तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। और ए से बी तक जाने में ऑब्जेक्ट को जो समय लगा ना, वो कितना लगा? 3 सेकेंड का लगा। ओके, अगर मैं देखूं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो चेंज हमेशा जानते हो ना क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज बराबर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज बराबर क्या होता है? चेंज बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या है? बताओ, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो 6 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो 0। हम लिख देंगे। यदि मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी की, मतलब डेल्टा वी की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। और मैं यदि बात करूं चेंज इन टाइम की, मतलब टाइम इंटरवल की, यदि मैं टाइम इंटरवल की बात करूं तो एट टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ए पर था और टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं टाइम इंटरवल की, यदि मैं बात करूं टाइम इंटरवल की, तो चेंज मतलब
फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या करूंगा, 3 में से 0 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं देखा क्या कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड आया, और टाइम इंटरवल कितना है, तो 3 सेकेंड है। ओके, और मैं क्या करता हूं कि इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देता हूं। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है बताओ, 6, और टाइम इंटरवल कितना आया है, 3। इस तरह से हमको मिल जाती है 2, ठीक है। और जैसे ही तुम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हो ना, तो तुमको एक जो चीज मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे ही तुम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हो तो तुमको एक्सेलरेशन मिलती है। जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो तो तुमको क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो 6 है, टाइम इंटरवल कितना है, तो 3 है, और यदि हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। और ये 2 क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये 2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनो, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखा हुआ है। यूनिट का डिस्कशन मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी समझो 2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये क्या निकाला, ये 2 क्या है, ये 2 ये है कि ऑब्जेक्ट जो ए पर था, जिसकी वेलोसिटी ए पर 0 थी, और वो बी पर पहुंच गया जिसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है बी पर। तो ऑब्जेक्ट ए पर जो बी पर, ए से जो बी पर पहुंचा ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी, चेंज हुई तभी तो 0 से 6 मीटर पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजेज आई तभी तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पहले 0 था, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में किस तरह से चेंजेज आई, कैसे चेंजेज आई, तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी देखो ऐसे चेंज आई। ऑब्जेक्ट जब चला होगा तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर कुछ देर के बाद हो गई 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर कुछ देर के बाद हो गई 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर कुछ देर के बाद हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड, कुछ देर के बाद हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन क्या बताती है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताती है कि भाई वेलोसिटी किस रेट से चेंज हुई है। पहले ऑब्जेक्ट जब ए पर था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो हमने देखा एक्सेलरेशन है 2, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो 2 के रेट से चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 2 के रेट से चेंज हो रही है। पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 से 2 आया, 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो जाती आगे जाओगे तो हो जाएगी 8 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 12 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस रेट से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस रेट से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस 2 के रेट से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रही है। तभी तो वेलोसिटी 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड पहुंच गई, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। मुझे पता करना था कि किस रेट से चेंज हो रही है। ये तो मुझे दिख गई कि भैया यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड है, ये तो मुझे दिख गई। लेकिन मुझे ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है। उसके लिए जो टर्म यूज होती है ना, वो होती है एक्सेलरेशन। यदि तुमको ये जाननी है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। यदि तुम्हें ये जाननी है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस दर से चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा कि चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का चेंज का जो रेट है ना, वो पता चल जाएगी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का चेंज का जो रेट है वो पता चल जाएगी, और इसी को बोलते हो तुम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये 2 क्या बता रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस रेट से चेंज हुई है। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 के रेट से चेंज हुई हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई हो वो 4 के रेट से चेंज हुई हो। ठीक है, तो मुझे यह जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है। वो 1 के रेट से चेंज हो रही है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, या फिर 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 6 से 8 से 10 हो रहा है, या फिर 3 से
6 हो रहा है, 6 से 9 हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है, इस रेट में चेंज हो रही है, या 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रही है, यदि ये मुझे जाननी है ना, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो मुझे उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के चेंज होने का रेट पता चल जाएगा। और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के जो चेंज होने का रेट है ना, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तूने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन, अच्छा तूने क्या किया कि चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो तुमको एक्सेलरेशन मिल गई, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो तुमको एक्सेलरेशन मिल गई। और एक्सेलरेशन क्या है, क्या हो गया यहाँ पर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, एक्सेलरेशन तुमको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। वो जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा ही, वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। उसके लिए टर्म होता है डिक्सेलरेशन, बाद में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब अभी इतना ही समझो कि किस रेट से चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। चेंज तो हो रही है, 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इतना तो मुझे पता है, चेंज हो रही है, लेकिन भैया किस रेट से चेंज हो रही है ये मुझे जानना हो ना। इसके लिए कौन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के चेंज होने का रेट को बताता है कि भैया उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से घट रही है, ठीक है ना। तो यदि तूने चेंज इन वेलोसिटी में टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो तुमको एक्सेलरेशन मिल गई। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखो यहाँ पर, इसके पहले मैं इस बोर्ड को क्लीन कर दे रहा हूं। तो चलो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ, लिखो स्वयं से लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ध्यान देना, चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा टाइम नीचे लिख देता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस टर्म को ध्यान देना, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहा हूं, द रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यदि तुम एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी में टाइम से इंटरवल से डिवाइड करना था, मतलब डेल्टा v अपन में डेल्टा t हो जाएगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपन में डेल्टा t होगा ना जी, डेल्टा v अपन में डेल्टा t। अब तुम में से कोई खड़ा होकर ये भी बोल देगा ना, अरे यार एक्सेलरेशन बराबर तो हमने पढ़ा था a बराबर v अपन में t, a बराबर v अपन में t मैंने पढ़ा था, और ये बता रहे हैं डेल्टा v अपन में डेल्टा t। और वो बोलेगा हमने तो देखा है कि a बराबर v अपन में t, वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करो। ये भी सही है, ये भी सही है जी। कैसे सही है, ये क्या रखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v क्या डिनोट करता है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो भैया चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है ना। चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जब भी आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो आपको एक वेलोसिटी ही मिलने वाली है ना। जब भी आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी ना जी। ऐसा नहीं कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल जाएगा, या फिर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, या फिर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो आपको टाइम मिल जाएगी। ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप
फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे तो वो वेलोसिटी ही मिलेगी, ठीक है, वेलोसिटी ही मिलेगी। और यदि आप फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटाएंगे तो भी ये टाइम ही मिलेगी। इसी तरह से यदि तुम फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को घटाओगे तो तुमको जो मिलेगी वो एक टाइम ही मिलेगी। तो क्या आ गया, v अपन में t आ गया ना, v अपन में t आ गया। इसको तुम बोल रहे हो, इस पूरे टर्म को बोल रहे हो चेंज इन वेलोसिटी, और इस पूरे टर्म को बोल रहे हो टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही आने वाली है। चेंज इन टाइम मतलब टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल में टाइम में से टाइम को घटाओगे तो टाइम ही मिलेगी, ठीक है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला सही है, ठीक है ना। यदि डिफिनीशन की बात करें तो मैंने ये फॉर्मूला डिफिनीशन के हिसाब से लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने ये वाला फॉर्मूला डिफिनीशन के हिसाब से लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, ओके, दोनों सही है। चलो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसी को मैं यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर इसी फॉर्मूला को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ। मैं लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मैं यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा टी, ओके। और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, इसी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म है, एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब ये मत बोलना डेल्टा टी पर क्यों नहीं दिया हुआ है आपने एरो, क्योंकि एरो आप देते हो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एरो कब देते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो को यूज नहीं करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज नहीं करते हैं। एरो का यूज केवल एंड केवल वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने एक के ऊपर एरो लगा दिया। यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए v के ऊपर मैंने एरो लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर टाइम के ऊपर t के ऊपर हमने एरो नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ओके। और यदि मैं बात करूं ना इसकी SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है। यही बताने के लिए कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम SI यूनिट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए मैंने वहां पर रोक दिया था। यूनिट थोड़ी देर बाद बताऊंगा, देखो क्या होती है एक्सेलरेशन का SI यूनिट। तुमको रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट याद है तो सही बात है, रटना नहीं है। कितना रटोगे, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, भूल जानी है या फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जानी है, तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देनी है। देखो एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या हो गया, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है v अपॉन में टी होता है ना, ए बराबर v अपॉन में टी। अब ये मत बोलना भाई डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी लिखे हुए हैं, अभी हमने बताया डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी लिखो या v अपॉन में टी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v अपॉन में टी होता है ना। यहाँ पर v क्या है, v क्या है, v क्या है बताओ, वेलोसिटी है। और तुम जानते हो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तुम पढ़ चुके हो ना वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पढ़ चुके हो, वेलोसिटी हमने पढ़ा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको वेलोसिटी की यूनिट आती है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड। और ये टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकंड होता है। इस तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाती है। अच्छा ये ले लो मीटर अपन में सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से तुम्हारा एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड
स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मीटर सेकेंड माइनस टू। जब सेकेंड ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो तुम एक्सेलरेशन का ऐसे भी यूनिट लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2। इसको क्या पढ़ता है, मीटर सेकेंड माइनस 2। अब कहीं तुमको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना हो तो ये दोनों यूनिट मत लिखते चले जाना कि वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड माइनस 2, ये दोनों मत लिखते चले जाना। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो ये या तो ये, ओके, दोनों सही है। तो तुम्हारे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है ना। तो तुम इस तरह से ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो। मान लो एक सेकंड के लिए तुमको वेलोसिटी का भी यूनिट नहीं मालूम है, तो वेलोसिटी को भी तुम तोड़ दो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब एस अपॉन में टी, और नीचे में एक टी पहले से है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन में टी इंटू टू टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पर कर देंगे सेकेंड स्क्वायर। टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होती है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से तुमको एक्सेलरेशन का यूनिट क्या मिल गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेथड है तुमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को फाइंड करने के लिए, ओके। तो तुम कितना फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रखोगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी एग्जाम में तुम फंस गए, भूल गए, भरी क्या होती है इसकी यूनिट, तो बस ये मेथड है तुम्हारे पास, इस मेथड से निकाल देना, ओके। तो ये मेथड है आपको एसआई यूनिट निकालने के लिए। तो हमने पढ़ा द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड माइनस 2। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तुम जानते हो एक्सेलरेशन बराबर होता है v अपॉन में t। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। याद कीजिए थोड़ा कि जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, ओके। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी जब जीरो होगा, तो जीरो अपॉन में टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो अपॉन में टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी मान लो जब पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव है, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम तो तुम जानते हो निगेटिव होता नहीं है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और टाइम भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी तुमको पॉजिटिव ही मिलने वाली है ना। वेलोसिटी भी पॉजिटिव और टाइम भी पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तुमको पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। और जब मान लो कि भाई जो वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि मैंने बताया है तुमको कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो जब वेलोसिटी नेगेटिव है, मान लो जब वेलोसिटी नेगेटिव है, और टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी जब नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगी। मतलब मैं देख रहा हूं कि जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जा रही है, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जा रही है, और जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जा रही है। इसका मतलब तो ये कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस बात को लिख दिया जाए कि एक्सेलरेशन में भी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, उसके बाद (1, 2, 3), यहां पर क्या लिखूंगा -1, 0 के लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा -2, ठीक है, -2, -3, ठीक है, मैंने लिख दिया 0, 0 का राइट साइड +1, +2, +3, 0 का लेफ्ट साइड -1, -2, -3। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए 0 और 3 में कौन बड़ा है, और मैं आपसे पूछूं कि -3 और 0 में कौन बड़ा है, और मैं आपसे पूछूं कि -3 और +3 में कौन बड़ा है। बताओ 0 और 3 में कौन बड़ा है, तुम तुरंत टिक करोगे भैया 3 बड़ी है। और बताओ -3 और 0 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ, -3 और 0 में, तो 0 बड़ी है ना, -3 को मत टिक कर देना, 0 बड़ी है। ओके, और -3 और +3 में कौन बड़ा है, दोनों इक्वल है, नहीं, +3 बड़ी है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। मान लो कोई ऑब्जेक्ट x है जिसकी एक्सेलरेशन कितने है, मानता हूं मैं +3 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। कोई ऑब्जेक्ट x है जिसकी एक्सेलरेशन है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और कोई ऑब्जेक्ट y है जिसकी एक्सेलरेशन है -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट x है जिसकी एक्सेलरेशन है +3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और कोई ऑब्जेक्ट y है जिसकी एक्सेलरेशन है -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और आपसे ऑप्शन में दिया गया है, बताइए xa इज ग्रेटर देन xy, सेकंड में xa इज लेस देन, सॉरी ay ना, ya ना होगा यहाँ पर, ya ये ya है, xa इज लेस देन ya। और नंबर थर्ड में आपको दिया गया है xa इज इक्वल टू ya। बताइए कौन सही है तीनों ऑप्शन में। xa की वैल्यू कितनी है, +3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ya की वैल्यू कितनी है, तो -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन में दिया गया आपको, बताओ xa ya से बड़ी है कि xa ya से छोटी है, या फिर xa ya के बराबर है, बताओ क्या है। तुम यहां पर देखे ना, एक का एक्सेलरेशन है +3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और एक का एक्सेलरेशन है -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब +3 और -3 में तुम कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ी है। तो यहाँ पर तुमने कंपेरिजन ऑलरेडी कर चुका है, -3 और +3 में कौन बड़ा है, +3 बड़ी है। इस हिसाब से नंबर 1 ऑप्शन सही हो गई ना, कि एक्सेलरेशन x का एक्सेलरेशन y का एक्सेलरेशन बड़ी है, सही हो गई। देखो ये प्रूफ है। तो आपका आंसर गलत है, यदि आप नंबर ऑप्शन फर्स्ट को टिक करते हैं ना, तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये जो 3 है ना, 0 के राइट साइड वाला 3 है, ठीक है, xa वाला जो 3 है वो 0 के राइट साइड वाला 3 है, और तुमने मान लिया कि ya वाला जो -3 है ना, वो 0 के लेफ्ट साइड वाला 3 है। यही पर तुमने गलती कर दिया। ये जो -3 है ना, 0 के लेफ्ट साइड वाला 3 नहीं है, ये -3 तुमको जरूर दिख रहा है, ये -3 तुमको जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो 3 है ना, ये 3 0 के लेफ्ट साइड वाला 3 नहीं है, ये वही 3 है, 0 के राइट साइड वाला 3 है। तो फिर माइनस तो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 को मैं बात करूं, इस पार्टिकुलरली इस 3 को इस माइनस से कोई लेन देन नहीं है। ये माइनस अलग चीज बता रही है और 3 अलग चीज बता रही है, दोनों दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस साइन किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 3 किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3, ये 3 यही है, यही वाला 3 है, 0 का राइट साइड वाला है। और जब दोनों यही 3 है,
एक्स ए वाला भी 3 यही है और वाई ए वाला भी 3 यही है, तो दोनों एक दूसरे से बड़ा छोटा कैसे हो गए? दोनों तो बराबर हो गए ना, दोनों तो बराबर हो गए ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स वाई ए। मतलब एक्स का एक्सेलरेशन वाई के एक्सेलरेशन के बराबर है, एक्स का एक्सेलरेशन वाई के एक्सेलरेशन के बराबर है। फिर माइनस साइन, मैं बोला ना कि माइनस साइन अलग चीज को शो कर रही है और 3 किसी और चीज को शो कर रही है। माइनस साइन मुझे कुछ और चीज को बता रहा है और 3 किसी और चीज को बता रहा है। यहां पर 3 एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बता रहा है और माइनस साइन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बता रहा है। यहां पर माइनस साइन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बता रहा है और 3 एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। यहां भी साइन है पॉजिटिव का और यहां पर पॉजिटिव साइन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बता रहा है और यहां पर 3 एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। यदि x प्लस एक्सिस में जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो y, इसका मतलब y माइनस एक्स एक्सिस में एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि x और y का साइन एक दूसरे के अपोजिट है। x का साइन पॉजिटिव है और y का साइन नेगेटिव है, मतलब x और y का साइन एक दूसरे का अपोजिट है। और यदि x पॉजिटिव x एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है तो y नेगेटिव x एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है। यदि x पॉजिटिव y एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है तो y नेगेटिव y एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है। यदि x पॉजिटिव z एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है तो y नेगेटिव z एक्सिस में एक्सेलरेट हो रही है। तो यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, दोनों केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन को बता रहे हैं। और ये 3 हो, ये 3, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नंबर है ना, ये नंबर 3, ये नंबर 3, ये जो नंबर है ये केवल एंड केवल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। ये केवल एंड केवल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की ना, यदि मैं बात करूं एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। यदि मैं बात करूं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का, तो दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन क्या बता रही है? तो केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन को बता रही है। तो ये गलती कहीं मत करना कि एक्स का एक्सेलरेशन वाई से बड़ी है, दोनों की बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस साइन केवल एंड केवल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताती है। तो इस बात को भी लिख दिया जाए, इस बात को भी लिख दिया जाए कि द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन shows the direction of acceleration only, direction of acceleration only। एक्सेलरेशन का साइन केवल एंड केवल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को बताती है। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट तुम्हें बताओ, एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। क्योंकि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, सो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और तुम जानते हो कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस बात को भी लिख दिया जाए कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब तो ये कि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है जी। तो यदि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होती है तो उनकी डायरेक्शन का क्या? मैग्नीट्यूड तो तूने देख लिया, ये जो तूने निकाला था ना, ये अपॉन में ए अपॉन में ए इक्वल टू बी अपॉन में टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये क्या बताता है? ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को देता है हमेशा। ए इज इक्वल टू बी अपॉन में टी,
ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को देता है। तो ये यहां से तुम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मान लो कि v का वैल्यू है 6 और t का वैल्यू है 3, तो तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। v का वैल्यू 6 है, t का वैल्यू 3 है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई ना। तो ये 2 क्या है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। और तुम जानते हो कि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो मैग्नीट्यूड तो तूने फाइंड कर लिया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगी? बोलो डायरेक्शन क्या होगी? बोलो डायरेक्शन क्या होगी? देखो a बराबर होता है b अपॉन में t, होता है ना, जहां पर a एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन a एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम t एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम t एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है ना। मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होती है। और जब तुमने वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किया तो तुमको एक्सेलरेशन मिल गई। जब तुमने वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किया तो तुमको एक्सेलरेशन मिल गई। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन की, और एक्चुअली क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल है। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी ही देता है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है? एक वेलोसिटी ही देता है। ठीक है, और क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इनके पास केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड होती है, टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए का डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगी। इसी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा एक डायरेक्शन। भैया यहाँ पर 3 ही लोग मौजूद हैं, एक एक्सेलरेशन है, एक v है, एक डेल्टा v, एक डेल्टा t है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो जिनका चाहिए उनको तो साइड रखो। बच गए 2 लोग, कौन? डेल्टा v अपन में डेल्टा t। एक डेल्टा v बच गया, एक डेल्टा t बच गया। और डेल्टा v में डेल्टा t से डिवाइड किए थे तो भी हमको एक्सेलरेशन मिला था ना। और अभी हमने बताया कि डेल्टा v के पास डायरेक्शन होती है, डेल्टा t के पास डायरेक्शन नहीं होती है। डेल्टा v के पास डायरेक्शन होती है क्योंकि ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। और डेल्टा t के पास डायरेक्शन नहीं होती है क्योंकि ये टाइम है, और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब यहाँ पर डेल्टा v के पास डायरेक्शन तो है लेकिन डेल्टा t के पास डायरेक्शन नहीं है। और इसी डेल्टा v में यदि हमने डेल्टा t से डिवाइड कर दिया था तो हमको एक्सेलरेशन मिल गई थी। मतलब साफ है कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब साफ है कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डेल्टा v के डायरेक्शन होगा। और डेल्टा v क्या है? तो यहाँ पर डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख दिया जाए कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलो लिख देते हैं इस बात को भी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is in the direction of change in velocity। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई कि भैया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होती है? तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होती है। ठीक है। चलो अब मैं एक लास्ट पॉइंट बता दो। What is the dimension of acceleration? What is the dimension of acceleration? बताइए मुझे, 1 सेकेंड का समय है आपके पास। What is the dimension of acceleration? बता दिया आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो चलो बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लो कैसे आती है डायमेंशन। मैं बिल्कुल तुमको एक आसान शॉर्ट तरीका बताता हूँ डायमेंशन निकालने के लिए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बताओ तुम? अभी हमने बताया
कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भैया मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तुम बोलोगे मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, बोलोगे ना? ठीक है, सही बात है। और सेकेंड किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो सेकेंड टाइम का यूनिट है। अच्छी बात है। जब मैं तुमसे पूछा था कि मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो तुमने तीन फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लिया, एक डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्टेंस और एक वो लेंथ। अब मैं पूछने जा रहा हूं तुमसे कि बताओ भैया ये मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? ये मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? तब तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस का? नहीं, डिस्टेंस एक डायरेक्ट क्वांटिटी है और मैं तुमसे फंडामेंटल क्वांटिटी पूछ रहा हूं। तब तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट? नो, डिस्प्लेसमेंट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी और मैं आपसे पूछ रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मीटर केवल एंड केवल लेंथ का यूनिट है, क्योंकि लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डेराइव क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो आप बोलोगे लेंथ का यूनिट है। और यदि किसी को भी, आप में से किसी को भी जानना हो कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डेराइव क्वांटिटी, तो जाइए आप मेरा सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर देखिए, सम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज द डेराइव क्वांटिटी। आपको वो वीडियो जाकर देखो, आप वो जाकर देखो, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। एक बार में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डेराइव क्वांटिटी। अगर थोड़ी सी भी आपके मन में डाउट है तो जाओ मेरा लेक्चर देखो, पूरे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द डेराइव क्वांटिटी। जाइए देखिए। तो चलिए आइए, यहाँ पर हमने पूछा था कि मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो मीटर लेंथ का यूनिट है। मीटर किसकी यूनिट है? तो लेंथ का यूनिट है। तो मैंने मीटर के लिए मैंने एल लिख दिया, मीटर के लिए मैंने क्या लिख दिया? एल फॉर लेंथ, ठीक है। और सेकंड किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है? तो टाइम का। भैया सेकंड टाइम का यूनिट होती है, और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहां पर टाइम के लिए हम लिख देंगे कैपिटल टी। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी मतलब टाइम, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पर टी का स्क्वायर लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर टी का स्क्वायर लिख देंगे। तो तुम्हारा इस तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस टू। ये टी ऊपर जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका पावर -2 बन जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस टू। इसको क्या पढ़ोगे? एल टी माइनस टू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन तुमको निकल गई कितना? एल टी माइनस टू, ठीक है। तो लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन है। तो ये थी एक्सेलरेशन, अबाउट द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। विश यू ऑल द बेस्ट।